सभी को नमस्कार। 12 मिनट नहीं, मैं 10 मिनट में ही पूरा कर दूंगा। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई, जो इतना कठिन काम आप लोगों ने इतने लगन से किया है। इस तरह के बहुत से लोगों की ऐसी इच्छा होती है कि ऐसा कभी कर पाएँ, तो आप लोगों ने हम सब के खाते में भी ये काम किया है, तो उसका आभार। मैं यहाँ पे, अभय मेरा दोस्त है, तो वो तो अभय है, लेकिन मेरा उससे काफ़ी भय रहता है। तो जब उसका डंडा चला कि यहाँ आ जाओ, तो मैं चुपचाप आ गया। मैंने ऐसी आप लोगों ने ऐसी कोई यात्रा नहीं की है, थोड़ा बहुत पर्यावरण की पत्रकारिता की है, तो उसमें से जो समझ में आया मैं आपके सामने रखता हूँ। हम सभी को दुनिया अपने अपने धर्म के हिसाब से देखने की आदत है, लेकिन नदी का धर्म हमारा धर्म नहीं होता। नदी का अपना अलग धर्म होता, और नदी का धर्म हमारे शास्त्र से नहीं चलता। उसका अपना अलग शास्त्र है। उसका एक हिस्सा हमें कभी कभी समझ में आ जाता है, लेकिन नदी कोई पीडब्ल्यूडी की बनाई हुई नहर नहीं है जिसको हम बहुत आसानी से समझ सकें। हमारी कल्पना अपने अपने आसपास से बनती है। हम सब अपने अपने कुएं के मेढक हैं, तो हमारे कुएं से जो आकाश हमको दिखता है वो हम ब्रह्मांड मानते हैं। ब्रह्मांड हमारे आंखों की सुविधा के लिए नहीं बना है, वो बहुत अलग तरह से बना है। उसका कुछ हिस्सा हम समझ जाते हैं समय समय पर। तो नदी धर्म क्या है? नदी धर्म का तुलसीदास जी एक जगह रामचरितमानस में ये आता है। राम कहते हैं लक्ष्मण से, सरिता जल जल निधि मह जाए, हो ही अचल जिन जीव हरि पाई। यानी नदी, समुद्र का पानी वापस समुद्र में लेके जाती है, और वैसे ही जीव हरि से निकलता है और वापस हरि में जाता है। अब इसमें जो मुख्य बात याद रखने वाली है वो है जलनिधि। जलनिधि नदियां नहीं है, जलनिधि सागर है। और हमारे पास जो भी पानी है वो सागर बादल के रूप में भेजता है, और उसका कोई बिल सागर हमको देता नहीं है। किसी के घर पे महीने की तुम्हारे यहाँ इतने बादल भेजे थे, उसका इतना पेमेंट कर दो, प्रीपेड नहीं कर सकते तो पोस्ट पेड कर दो, ऐसा कोई बिल नहीं आता हमारे पास। और इसकी मात्रा आप जानना चाहते हैं तो कुछ लोगों ने इसका आकलन करने की कोशिश की है। जिस समय मानसून आता है तो हमारा जो पश्चिमी तट है वहाँ पे रोज 75,000 टन बराबर पानी भाप के रूप में सागर हमारी ओर भेजता है। और आपको जितने गंगा के नाम मिलेंगे उससे ज्यादा नाम आपको बादलों के मिल जाएंगे इस देश में, क्योंकि हमने गंगा को केवल जमीन पे बहते नहीं देखा है, हमने आकाश में भी गंगा देखी है, इसीलिए आकाश गंगा नाम पड़ा है। तो ये आज के समय में अगर जानना चाहेंगे हम कि नदी का धर्म अगर ऐसा है तो उसे जाने कैसे, तो आज के शास्त्र के हिसाब से जान लेते हैं। आज का शास्त्र हमें ये बताता है कि आज से लगभग क्या कहा जाए 10 करोड़ साल पहले जो या 12 करोड़ साल पहले हमारा जो पूर्वी तट है ये अंटार्कटिका से सटा हुआ था। यानी आज जहाँ पे भुवनेश्वर है
और चेन्नई है, ये ऐसे अंटार्कटिका के साथ था। और वहाँ से सारे भूखंड जो महाद्वीप कहे जाते हैं वो पृथ्वी की ऊपरी परत में गड़े हुए हैं और काफ़ी गहरे जाते हैं वो। तो ज़्यादातर जो महाद्वीप के भूखंड हैं वो लगभग 160 से 180 किलोमीटर के हैं। हमारा भूखंड बहुत छोटा है। भारतीय उपमहाद्वीप का भूखंड लगभग 80 किलोमीटर नीचे जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ भूकंप आने पे अगर कोई बड़ा भूकंप आएगा तो नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें भूखंड में उतनी गहराई नहीं है। तो ये पृथ्वी की ऊपरी सतह में गड़े हुए हैं और इनके चारों तरफ सागर फैला हुआ है। लेकिन पृथ्वी के भीतर जो बदलाव आते रहते हैं उनसे ये महाद्वीप नाव की तरह यहाँ से वहाँ चलते हैं। तो हमारा उपमहाद्वीप कोई आज से लगभग 12 से 8 करोड़ साल के 9 करोड़ साल के बीच में कभी अंटार्कटिका से चला, और जहाँ पे आज सेशल्स और मॉरिशस है वहाँ एक नीचे बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटा, जिसने हमारा एक हिस्सा मैडागास्कर में छोड़ दिया और बाकी हिस्से को घुमा दिया। यानी जो हमारा पहले उत्तरी हिस्सा था वो पश्चिम हो गया और वो आके एशिया से लगभग 5-1 करोड़ साल पहले टकराया। उस टक्कर से पिछले कोई 10-15 करोड़ साल में हिमालय ऊपर आ गया है और एशिया दुनिया का सबसे बड़ा भूखंड है। तो जब एक भूखंड दूसरे भूखंड से टकराता है तो उसकी जो हिंसा है उसको टालने के 2 ही तरीके हैं। या तो दोनों भूखंड रगड़ के एक दूसरे के साथ से निकल जाएं, या एक भूखंड नीचे जाए और दूसरा ऊपर उठे। तो जो पहले यहां पे समुद्र तल था वो आज तिब्बत में समुद्र से 3.5 किलोमीटर ऊपर उठ गया और ये दुनिया का सबसे बड़ा भूखंड है। तो हमारा उपमहाद्वीप नीचे जा रहा है और उसका नतीजा यह है कि हिमालय के दक्षिण में एक खाई है और होना यह चाहिए था कि इस खाई को समुद्र भर देता। यहां से बंगाल की खाड़ी से समुद्र आता, उधर से अरब सागर से आता, लेकिन ये नहीं हुआ। हम उस जमीन पे आज बैठे हैं जो शायद सागर के नीचे होती। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो मॉनसून, जो जलनिधि हमारी तरफ इतने बादल भेजती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी दीवार से टकराते हैं, यानी हिमालय से, और उसकी मिट्टी धो के नीचे ले आते हैं। और उस मिट्टी ने बंगाल से लेकर पंजाब तक एक सपाट जमीन तैयार की है। ऐसी सपाट जमीन केवल पानी बनाता है और कहीं से नहीं आती। आप बाकी इस देश में कहीं भी घूमेंगे तो आप पाएंगे पहाड़ हैं, पठार हैं, इतनी सपाट जमीन आपको कहीं नहीं मिलेगी। यानी इस इलाके में लोग रह ही इसलिए सकते हैं कि हिमालय की नदियों ने यहां पे जमीन बनाई है। तो ये, अगर ये इन नदियों की आयु है और ये इनकी चाल है, तो इसमें हम चाहे जो कर लें, इनको हम बर्बाद नहीं कर सकते। हम सारा पानी निकाल दें बांध बना के, अपना टट्टी पेशाब इन नदियों में डाल दें। हम जो भी दवाएं खाते हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा हमारे पेशाब से निकल जाता है। जब सबसे पहले एंटीबायोटिक्स बने थे तो जिन सैनिकों को एंटीबायोटिक्स दिए जाते थे उनका पेशाब इकट्ठा किया जाता था और उसमें से एंटीबायोटिक निकाल के दूसरे सैनिकों को दिए जाते थे। आज नहीं होता वो, और ये आसपास से नहीं है। अमरकंटक का नाम सुना होगा आपने। तो अमरकंटक से एक नदी निकलती है, बड़ी नदी है, जो बहुत पहाड़ों से होती हुई और सागर तक जाती है। कोई नाम बता सकता है?
सोन, नर्मदा एक तरफ जाती है, अमरकंटक से ही सोन भी निकलती है। सोन का पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है, गंगा में होता हुआ, और नर्मदा का पानी अरब सागर में जाता है। वैसे ही नर्मदा के लगभग 32 किलोमीटर उत्तर में एक स्थान है जानापाव, जहां से एक नदी निकलती है नर्मदा से 30 किलोमीटर दूर। कोई बता सकता है ये नदी कौन सी है? चंबल। इसका पानी पूरा घूम के, मतलब ये सब चीजें इतने सालों में इतने सोच समझ के बनी हैं, और हम नदियों को इंटरलिंक करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो नदियों की कल्पना है वो नालियों से बनी है। तो आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं लोगों को जुटाने का, एक विचार के लोगों को जोड़ने का, वो इसलिए काम का हो सकता है। इसलिए मैं आपको पहले ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गंगा को बचाने की कोई जरूरत नहीं है। गंगा कोई हमारी बनाई हुई नाली नहीं है जिसमें पीडब्ल्यूडी जाके मरम्मत कर लेगा। ठीक है, हमने बहुत बिगाड़ किया है नदी का, नदी हमारे बाद भी रहेगी, हमारे बहुत पहले से है और बहुत बाद में रहेगी। बात यह कि हम क्या करेंगे, हम कितनी सड़ांध में रहना चाहते हैं, हम अपना टट्टी पेशाब कहाँ डालना चाहते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। और इसमें अगर सुधार होगा तो ऐसे प्रयासों के जुड़ने से ही होगा, क्योंकि अच्छा काम कौन करेगा ये पहले कोई बता नहीं सकता। ये कोई कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने का खेल नहीं है। जो बहुत, मुझे कुछ साल पर्यावरण और समाज के काम देखने का मौका मिला है, मुझे अचरज होता है कि इतने साधारण लोग इतना बड़ा काम कर जाते हैं, और जो बहुत प्रकांड ज्ञानी हैं, जिनको तरह तरह के शास्त्र पता हैं, उनका जीवन कुछ दूसरों के लिए काम नहीं आता। तो कोई ज्ञानी ही या बहुत साधन संपन्न लोग ही करेंगे ऐसा नहीं है, साधारण लोगों से ही होगा। और वो कैसे होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन हम नहीं जानते इसी में उम्मीद है, क्योंकि जो जानते हैं उससे तो नाउम्मीदी ही होगी। मेरा समय पूरा हो चुका है, मुझे अपनी वाणी को विराम देना चाहिए। वन क्वेश्चन, कोई अगर प्रश्न पूछना चाहता है, क्वेश्चन प्लीज। ये जो आपने षड्यंत्र की बात की जी, हमारी भी तकलीफ वही है कि षड्यंत्र से निकलने की भी तरकीब होनी चाहिए जी। कुछ प्रकार डालें। बहुत सीधा सा मामला है। सीवर की व्यवस्था बहुत पुरानी नहीं है। पहला बड़ा सीवर 1860 के दशक में लंदन में बनना शुरू हुआ था, और दुनिया में कहीं भी सीवर व्यवस्था अच्छे से काम नहीं करती, कहीं भी। मतलब मैंने दुनिया के बहुत महंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स देखे हैं। ब्लू प्लेन्स का देखा है, जो वॉशिंगटन डीसी का स्टेट ऑफ द आर्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा, और ये तब तक साफ नहीं होगी जब तक लोग सस्ता पानी इस्तेमाल करेंगे। आप इसको और किसी तरह से साफ नहीं कर सकते। आपको पानी की, अगर बाजार को पानी बेचना है तो उसकी ठीक कीमत तय होनी चाहिए, और एक बार ठीक कीमत तय हो गई ना तो ज्यादातर लोग एक एक बाल्टी पानी की कदर करना सीख लेंगे। आज हमारी नदियों को दूषित करने के लिए बहुत बड़ी सब्सिडी लगती है, क्योंकि राजनीति का काम सस्ता पानी लोगों को देके बहुत अच्छे से चल जाता है। राजनीति को मैला पानी नदी में डालने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे चुनाव इधर उधर नहीं होते हैं। चुनाव इधर उधर होते हैं पानी की आपूर्ति से। तो इसको सबसे पहले, पानी आप कहां से ला रहे हैं? हमारे सारे शहर आज पानी लूटने वाले शहर बन गए हैं। हम लोग जिस जगह पे अभी बैठे हैं, यहां पे भी तालाब, बावड़ियां और नदियां हुआ करती थी, जिनको हमने पाट दिया है, और दूसरे लोगों का पानी हम लूट के ले आते हैं। हम ला सकते हैं क्योंकि हमारे पास ताकत है। आज दिल्ली का पानी 300 350 किलोमीटर कितनी दूर दूर से आ जाता है।
दिल्ली के लोगों को उसका पैसा देना पड़े तो उसका मतलब एक संक्षिप्त में जो मेरी समय सीमा है उसमें मैं ये दे सकता हूँ। वैसे इस पे मेरी पुस्तक में ये बात है काफ़ी, जल थल मन, अगर आपको उपयोगी लगे तो आप देख सकते हैं, उसमें आज का समय भी बच जाएगा। आप लोग मुझे आज्ञा देंगे।